Good morning, everyone. We are on our chapter 4 of history, which is the Central Islamic lands, and we have done a major portion of it. We were on the topic economy, agriculture, urbanization, and commerce, in which we have seen that agriculture is their main economic activity, and what were the taxes that they used to collect from the agricultural fields, and then we came across few of the other details like their cities and the development of cities, which were more important cities like the garrison towns, and then the rest of the things. Along with this, we also have done that these people occupied an important place in terms of their ट्रेड रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। उसके बाद हमने ये देखा था कि इनका जो पेपर की जब डिस्कवरी हुई थी, स्पेसिफिकली जब इनको पता चला कि मेनली चाइना से हो सकता, चाइना से पेपर जो है वो प्रोड्यूस होके आता है, फिर उन लोगों ने बहुत सारे चाइनीज इन्वेडर्स को प्रिजनर्स के फॉर्म में रख के फिर उनसे पेपर बनवाए थे, और उसके बाद जो है पेपर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। इतना अपने लोगों ने कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, and the next part is again related to the economy and specifically commerce से related है, trade से related। so we will notice कि जो ईस्टर्न एंड की साइड है, मतलब ईस्टर्न साइड पे जो ईरानियन मर्चेंट्स हैं, वो लोग बगदाद से स्टार्ट करते थे चलना अलोंग द सिल्क रूट टू चाइना। अपने को पता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th क्लास एंड आल्सो इन प्रीवियस क्लासेस कि चाइना द सिल्क रूट was very important route with the point of you can say with the point of view of trade, क्योंकि वहां से सारी important trade वहीं से होती थी। तो ये लोग भी जो है बगदाद से स्टार्ट होके सिल्क रूट से चाइना में जाते थे। बीच में ओएसिस सिटीज होती थी ऑफ बुखरा, समरकंद, और यहाँ से ये लोग क्या करते थे, सेंट्रल एशियन और चाइनीज गुड्स लाते थे, इंक्लूडिंग पेपर, बिकॉज पेपर वर ऑल्सो वेरी वेरी important as we have already studied कि पेपर became very important, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चीजें जो है वो रिटर्न में जाने लग गई, because obviously now paper was available, that is why। उसके बाद we will see कि ये जो इनकी जगह है समरकंद, जिसको ट्रांजॉक्सेनिया भी बोलते हैं, it was also formed as an important link between the commercial network। ऐसी जगह हो गई थी ये कि ये जो है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। और वो बेसिकली कौन सी एरिया थी जहां तक ये ट्रेड फैला हुआ था, रशिया, स्कैंडिनेविया, और यहाँ पे क्या होता था, यूरोपियन जो गुड्स है उनका एक्सचेंज होता था। सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया था, and it was not limited to very small area। पूरा सिल्क रूट से जाते थे, चाइना के थ्रू जाते थे, सेंट्रल एशियन एरियाज में जाते थे, और इसके अलावा रशिया तक पहुंच गए थे, स्कैंडिनेविया तक। और बेसिकली यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, यूरोपियन गुड्स जो है उनको एक्सचेंज करते थे। जैसे मेनली जो है अपने पास जो एविडेंसेस है, फर को वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, स्लैविक कैप्टिविटीज, ठीक है, यानी ये जो हम बोलेंगे स्लेव्स, जो टर्म आता है, स्लेविक भी बोल सकते हैं, कैप्टिव्स, यानी स्लेव्स जो हम बोलेंगे, पूरा ये जो टर्म आया है स्लेव, जो हमें पता है कौन होते हैं, व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स आर bought and sold as commodities and then they are made to work really hard। तो स्लेव्स का भी अब क्या शुरू हो गया था, एक्सचेंज शुरू हो गया था। नाउ ऑब्वियसली जब इतना ट्रेड हो रहा था तो व्हाट वाज द मोड ऑफ पेमेंट, इस्लामिक कॉइन्स जो है वो पेमेंट ऑफ दीज गुड्स के लिए यूज होते थे। एंड इसके लिए भी वी हैव लॉट ऑफ एविडेंसेस, वन ऑफ विच इज दैट जो अलोंग वोल्गा रिवर है और बाल्टिक रीजन में वी हैव फाउंड होर्ड्स ऑफ दीज इस्लामिक कॉइन्स। होर्ड्स मतलब क्या है, बहुत सारे, बहुत क्वांटिटी में, मतलब इकट्ठे हुए बहुत सारे कॉइन जो है अपने को मिले हैं। दैट मीन्स Arab used their coins and these coins, Islamic coins, were used for trade as well।
और ऑब्वियसली दे वुड हैव बीन यूज, क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर और इस टाइप से बने हुए थे। दो देयर वर करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स ऑल्सो, बट जैसे भी हो, इफ वी फाइंड दीज एविडेंसेस इट इज क्लियर दैट इनसे रिलेटेड ये जो है ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। मेल और फीमेल टर्किश स्लेव्स जो हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, टर्क वाले जो स्लेव्स हैं जिनको गुलाम भी बोला जाता है, they were purchased in these markets for the courts of caliphs and sultans। यानी कि ये जो मेल और फीमेल स्लेव्स हैं इनको खरीदा जाता था, और बेसिकली किस काम के लिए खरीदा जाता था इनको, फॉर कैलिफ्स एंड सुल्तान्स, यानी कैलिफ और जो सुल्तान्स है उनको बेचे जाते थे ये, और उनके कोर्ट्स में रहते थे टू सर्व देम। ये तो हो गया कि किस टाइप के ट्रेड होते थे स्पेशली स्लेव से रिलेटेड। अब जो इनका फिस्कल सिस्टम था, फिस्कल सिस्टम का मतलब क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी जो पूरी इकोनॉमी है या फाइनेंस जो है गवर्नमेंट की वो कैसे चलती थी। और जो मार्केट एक्सचेंज है, यानी कि मार्केट हम बोलेंगे किस टाइप की पोजीशन में था, कैसी मार्केट की सिचुएशन थी, मतलब अच्छा चलता था मार्केट इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रॉस्परस थी उनकी इकोनॉमी या नहीं। तो इन सब से अपने को पता चलता है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, और अपने को ये भी पता चलता है कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में मनी की कितनी इंपॉर्टेंस थी। बिकॉज हम देखेंगे कि ये जो मार्केट एक्सचेंज है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। मार्केट एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कहाँ पे सामान जो है कितना सेल होता है, और यहाँ का सामान दूसरी जगह कितना जाता है, दूसरी जगह का सामान इधर कितना आता है। तो ये जो एक्सचेंज है इससे अपने को पता चल जाता है कि कोई चीज जो है वो कितनी प्रॉस्परस है या कितनी इंपॉर्टेंट है वहां पे। और हम ये देख रहे हैं कि वहां पे मनी जो है हर जगह पे यूज होती है। इसका सीधा मतलब है कि मनी की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, ऑब्वियसली देयर ओनली मनी वाज इन्वॉल्व। अब जो कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जिसको बोलते हैं फलस, तो ये जो है दे वर मिंटेड एंड सर्कुलेटेड often in bags sealed by money changers to pay for goods and services। मतलब कॉइन्स चाहे गोल्ड के हो, सिल्वर के हो या कॉपर के हो, मिंट क्या होता है मतलब उनको कॉइन्स के फॉर्म में बनाना और वो फॉर्म देना, या वो वाली स्ट्रक्चर हम बोलेंगे देना जो एक एक्सेप्टेबल कॉइन हो, लीगल कॉइन जैसे। तो ये लोग जो है ये लोग क्या करते थे, इनको एक बैग में रखते थे जिसको सील कर देते थे जो मनी चेंजर्स थे, यानी कि जो मनी एक्सचेंज करते थे। और ये इसके थ्रू ऑब्वियसली क्या करते थे, ट्रेड करते थे, यानी जब भी वो कोई सामान खरीदते थे तो सामान या सर्विसेज जो भी खरीदते थे उसके एक्सचेंज में दे यूज्ड टू गिव दीज कॉइन्स। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे एक ही जगह पे अवेलेबल थे, मतलब कॉइन्स जो है अलग अलग कॉइन्स अलग अलग जगह से लाए जाते थे। जैसे गोल्ड जो है एक्चुअली मतलब उनके मटेरियल जो बनाने के लिए है, गोल्ड केम फ्रॉम अफ्रीका यानी कि सूडान, और सिल्वर केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। That means they collected different metals from different areas and then they minted it into coins and then finally they were circulated। Now ये तो हो गई गोल्ड एंड सिल्वर की बात। इसके अलावा जो प्रेशियस मेटल्स और कॉइन्स थे ये भी आते थे, यूरोप से भी आते थे। एंड दीज यूज टू ऑब्वियसली ये भी जो है ट्रेड के लिए यूज होते थे। सो अंडरस्टैंड कि ये लोग जो है इन एक्सचेंज में मे बी दे यूज टू गिव कॉइन्स टू द यूरोपियन पीपल विच वर जनरली गोल्ड और सिल्वर एंड समटाइम्स ऑल्सो कॉपर। एंड जो जब यूरोपियंस इनसे कोई सामान खरीदते थे तो उसके एक्सचेंज में वो लोग जनरली देते थे या तो precious stones, yeah, again they also gave some kind of coins to these people। Now because there was lot of demand of money, so people now actually क्या हुआ, now when you are in trade and you need lot of money because अब सीधा exchange नहीं है कि अब तक इतनी डेवलपमेंट हो गई है, अपने को पता है कि यू गिव मी वन थिंग एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट आई गिव यू मनी। ऐसा नहीं है कि somebody has given you one thing and in return you have also given some other thing।
यानी बार्टर सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे अब मनी आ गई है, करेंसी आ गई है। तो इसीलिए मनी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों के पास जो अपने रिजर्व और आइडियल वेल्थ था, ऐसे ही पड़ा हुआ या सपोज गोल्ड पड़ा हुआ है, उसको वो लोग क्या कर रहे थे, अब यूज कर रहे थे, so that they can continue with their trade, because it was also something which was earning them lot of profit. अब क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसीज, यानी करेंसीज के साथ साथ एक जो और पॉजिटिव चीज थी वो थी क्रेडिट। क्रेडिट यानी इफ यू वांट टू डू सम बिजनेस, यू आर टेकिंग लोन एंड इन रिटर्न ऑब्वियसली यू विल गिव द मनी, बट along with that money you will also pay some interest. तो क्रेडिट भी था, करेंसी भी थी, जिसके कारण क्या है, जो कॉमर्स है वो बहुत ज्यादा डिवेलप हो गया था। As they have used one sentence in your book that credit combined with currencies then finally led to or was a kind of oil for the wheels of commerce, matlab so that the commerce can move on very smoothly and it can progress. So that means credit और currency ने help किया था commerce को develop होने के लिए। तो एक और चीज जो हम देखेंगे यहाँ पे डेवलप हुई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट contribution of Muslim world to the medieval economic life was a very important thing which was somewhat new. It was the development of one method of payment and business organization, and this included the letters of credit. Very important thing, and in you can say Arabic language, the term used for them was, as you can see, SAQ, SAQQ, or you can say it as SAQ. Now ये letters of credit जो है, these are actually somewhere we can say the root of the word check. जैसे अपने अभी चेक होता है, that suppose you need to give some payment to somebody, you give that person a check, and obviously according to his bank account, and you have given the check of your bank, giving that person that particular amount of money. So it is very important. Why? Because you don't have to do really exchange of money. इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, आप डायरेक्टली एक पेज के थ्रू एक सिंपल तरीके से you can give the money to whomever you want to give, or you can collect it, one and the same thing. ठीक है, अब इसीलिए it is considered very important, and somehow it is considered that these were the people who started this. Then we come across one more important thing, and this is called bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? सुफ्ताजा। अब ये सुफ्ताजा क्या है? सुफ्ताजा इज एक्चुअली जैसे कुछ आपने सामान खरीदा है और आप उसकी जगह एक अपना बिल दे देते हो कि इतनी चीजें यहाँ पे एक्सचेंज किया, तो वो आगे जाके उसके बदले में मनी या फिर जो कमोडिटीज है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? if I give you 1 or 2 minutes to think, you will only answer me back that obviously the most you can say convenient thing that will result from this is that you don't need to carry so much of money with you, especially अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, and if you are going to very far off areas, you don't need to carry so much of money or so much of currency, gold, silver or whatever it is. For doing your trade, you can just carry these checks and these bills of exchange with you, and you can carry on your trade. So obviously this was something which was a very positive thing if we talk in terms of their trading scenario. अब जो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज कमर्शियल पेपर्स जो है, इसके कारण मर्चेंट्स को कैश नहीं ले जाना पड़ता था, इसीलिए उनकी जर्नी क्या हो जाती थी? सेफ हो जाती थी। The journey used to be safe, otherwise क्या एक डेंजर रहता है कि कहीं पे किसी ने अटैक कर दिया, सपोज कोई लूटर या सपोज कोई थीफ ऐसे कुछ है जिन्होंने बीच में उसे उनकी कैश या उनकी करेंसी ले ली, तो ऑब्वियसली सेफ नहीं था रास्ता। But with the coming of these commercial papers, things became easier and safer for these people. कैलिफ्स जो हैं अब वो भी यूज करने लग गए थे इनको टू पे सैलरीज
or giving rewards to their poets or to their ministers. So with this what do I mean? I simply means कि ये जो है ये use होने लग गए थे in great amount in these areas, and this added to the convenience of these people, especially traders, जो आराम से अब ट्रेड कर सकते थे without any worry of carrying so much of money and its safety, and also obviously easy भी होता है कैरी करना, and along with that जो कैलिक्स है वो भी इसको यूज करने लग गए थे to pay the salaries or rewards to poets etc. Now so with this we notice that their commercial thing was becoming more and more efficient, और वो अच्छे से ट्रेड कर पा रहे थे. Now it was generally customary कि generally ऐसा ही होता था कि जो merchants हैं वो ही अपने फैमिली बिजनेस को कैरी करते थे या फिर स्लेव्स को एम्प्लॉय कर लेते थे ताकि वो इस चीज को यानी ये जो उनका ट्रेड है उसको कंटिन्यू कर सके. फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट्स जो है जिनको बोलते हैं मुजरबा वर आल्सो कॉमन. अब ये क्या है फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट्स? इसमें क्या होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है. स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कैपिटल देता है बिजनेस के लिए. So the sleeping partner gives capital for the business and business is carried by somebody else. यानी जो ट्रैवलिंग मर्चेंट्स हैं ये लोग ट्रैवल करके सारा बिजनेस करते थे, पर इनको फाइनेंस कौन कर देता था? इनको फाइनेंस कर देते थे कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स जिनके पास पैसे ज्यादा होते थे, और बाद में ये लोग क्या करते थे? शेयर कर लेते थे. किस चीज को शेयर कर लेते थे? जितना भी प्रॉफिट होता था या फिर अगर बाई चांस लॉस भी होता था तो ऑब्वियसली वो तो एक इनका हम बोलेंगे अनसेड या मे बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि अगर प्रॉफिट है तो अपने इतना शेयर करेंगे, अगर लॉस है तो अपने इतना शेयर करेंगे. दैट इज व्हाट वाज अर्लियर, मतलब पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद वो कैरी करते हैं. So what through this what are they telling us? That generally the trade was done by the family business जो है उसको ही कंटिन्यू करते थे और स्लेव्स को रख लेते थे हेल्प करने के लिए और वो काम में आगे बढ़ाने के लिए. और फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट भी थे जिसको बोलते थे मुजरबा, जिसमें एक स्लीपिंग पार्टनर होता था जो इन्वेस्ट करता था और मर्चेंट्स वगैरह काम करते थे और लास्ट में वो लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी होता था उसको शेयर कर लेते थे. Now with this we move on to the next portion which is that इस्लाम में ऐसा होता है कि you should not make money by every means. मतलब ऐसे बोला गया कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी कोई भी काम कर लो. तो कुछ चीजों में प्रोहिबिशन थी यानी कि मना थी कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको पैसे कमाने हैं इसमें. तो इसमें एक चीज थी कि आप है ना इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजैक्शंस जिसको रिबा बोलते हैं वो अनलॉफुल है. यानी आप ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा काम कर रहे हो जिसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, मतलब यू शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ वर्क. पर ऑब्वियसली जो लोग हैं जिनका मेन काम है पैसे देने का और जो मनी लेंडर्स इस टाइप के लोग हैं वो क्या करेंगे, तो वो लोग भी एक तरीका निकाल ही लेते थे. एक टर्म दिया हुआ बुक में सर्कमवेंटेड. सर्कमवेंटेड का मतलब क्या है? मतलब फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी डिफिकल्ट सिचुएशन ऐसे करके, यानी कि एक रास्ता निकाल लेते थे. किस चीज के लिए? जो मनी लेंडिंग करते थे. ठीक है, इंजीनियस वेज मतलब अलग तरीके से. कैसे? वियाल नाम दिया है. इसमें ये लोग क्या करते थे? ये बोलते थे कि borrowing money in one type of coin and paying in another while disguising the interest as a commission on currency exchange. समझो दिमाग, यानी तुमने एक करेंसी दी है उसके बदले में उन्होंने तुम्हें दूसरी करेंसी दी है और बीच में उन्होंने जो पैसे हैं वो किस हिसाब से ले लिए? कमीशन के हिसाब से. किस चीज के लिए? कि हमने करेंसी एक्सचेंज किया इसलिए. इसका सीधा यहाँ पे मतलब ये है, यहीं पे एक्चुअली ये बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टार्टिंग हुई थी. तो यानी ऐसे लिखा हुआ है जैसे अपने मॉरल वैल्यूज और होते हैं जनरली हर रिलीजन के कि आप कुछ भी गलत तरीके से क्या पैसे नहीं कमा सकते. सो सिमिलर वाज द थिंग दैट दे आर टेलिंग अस अबाउट दिस टाइम पीरियड कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऐसे नहीं कि आप पैसे मतलब करेंसी कमाने के लिए एक्स्ट्रा जिनको जरूरत है पैसे उनसे इंटरेस्ट ले रहे हो ये हो. तो इसीलिए इन्होंने दूसरा तरीका निकाल लिया कि हम तो एक्चुअली में एक्सचेंज करवा रहे हैं मनी, उसके बीच में
करेंसी एक्सचेंज के चार्जेस लेते हैं। और इस टाइम पे हम देखेंगे कि लाइफ कैसी थी, सेलर्स की, स्लेव्स की, मर्चेंट्स की, मनी चेंजर्स की, ये हमें अलग अलग तरीके से पता चलती है। तो जिसमें से एक बहुत ज्यादा फेमस जो है द 1001 नाइट्स, जो यू मस्ट हैव इवन हर्ड इट, जिसको बोलते हैं अलिफ लैला, और इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज भी आई हैं। तो इसमें है ना, उधर के जो लोग थे ना, उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि उसमें मेनली सेलर्स की स्टोरी है। तो सेलर्स और वो कैसे ट्रेड करते थे, स्लेव्स की क्या पोजीशन होती थी, मनी चेंजर्स की क्या पोजीशन होती थी, all these are clearly stated, and so we can say that this provides us with an important you can say source of how the people used to live, and specifically जो merchants वगैरह है और बाकी जो उधर के पूरा इकोनॉमी कॉमर्स वाला सिस्टम है, मर्चेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, ये कैसा चलता था। So this is what actually these sources tell us in detail. और ये तो they in this तो especially they are told through different stories. So people we can इसमें से understand story के background में देख सकते हैं कि अच्छा ये ऐसे exchange कर रहे हैं मनी, या सेलर्स ऐसे कर रहे हैं, स्लेव्स की ये हालत है, मर्चेंट्स की ये हालत है, तो we get to know about this time period. So with this we have completed the topic of this economy, agriculture, urbanization and commerce. In our next class we will be doing about the learning and the culture, कि social और religious जो experiences हैं उसके कारण community ने क्या क्या चेंजेस आए थे। अब जो है लोग इन चीजों के बारे में जानना चाहते थे, जैसे कि आउटर वर्ल्ड क्या होता है, एक मुस्लिम का आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, गॉड मतलब गॉड और वर्ल्ड के बीच में कैसे कनेक्शन है, गॉड क्या चाहते हैं, लोग किस तरीके से रहें, और ऐसी चीजें जो हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज व्हाट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास अबाउट द लर्निंग, कल्चर एंड रेस्ट पार्ट ऑफ इट। अब वी विल स्टडी अ बिट अबाउट कुरान, शरिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअल, और जिनके पास एक्स्ट्रा जो इंटेलेक्चुअली उन चीजों के बारे में सोचते हैं, उससे रिलेटेड अपने we'll study in our next class. So I suppose this topic, which is economy, agriculture, urbanization and commerce, is clear to you all. If you have any doubt, feel free to ask. Now we'll meet in the next class.